हेलो स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट टॉपिक्स पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे 12th क्लास की इकोनॉमिक्स की सेकंड बुक भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का चैप्टर 5 है निर्धनता। तो आज हम चैप्टर 5 निर्धनता स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम लोग इस चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है और उसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते जाएंगे जैसे कि अन्य चैप्टर्स में हम लोग करते जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर और इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं आज पूरा कंप्लीट। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन बनता है आपका कि निर्धनता का क्या अर्थ है और इसके प्रकार बताओ। तो आपको बताना है कि निर्धनता का अर्थ होता है कि एक व्यक्ति की वह स्थिति जिसमें वह अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की वस्तु को भी प्राप्त नहीं कर पाता। न्यूनतम आवश्यकता की वस्तु जैसे भोजन, वस्त्र और कपड़े, जब एक व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को भी प्राप्त नहीं कर पाता तो इस स्थिति को निर्धनता कहा जाता है। भोजन, वस्त्र और आवास। इसके प्रकार कितने होते हैं? इसके सामान्यतः दो प्रकार होते हैं, सापेक्ष निर्धनता और निरपेक्ष निर्धनता। सापेक्ष निर्धनता का अर्थ होता है कि जब हम अपने देश की निर्धनता की कंपेयरिंग किसी दूसरे देश की निर्धनता की से कंपेयरिंग करते हैं, इस प्रकार की निर्धनता को सापेक्ष निर्धनता कहा जाता है। अपने देश की निर्धनता की तुलना किसी दूसरे देश के निर्धनता के साथ करना। जैसे यूएसए के अंदर यानी अमेरिका में कितने लोग निर्धनता रेखा के नीचे हैं और भारत में कितने लोग निर्धनता रेखा के नीचे हैं, तो इसका तुलना करना ही सापेक्ष निर्धनता कहलाता है। जबकि निरपेक्ष निर्धनता का अर्थ होता है कि एक देश में गरीबी रेखा के नीचे पाए जाने वाले लोगों की संख्या कितनी है, इसे निरपेक्ष निर्धनता कहा जाएगा। जैसे भारत में कुल आबादी का 21.9% आबादी निर्धनता रेखा के नीचे है, इसे निरपेक्ष निर्धनता कहा जाएगा। सेकंड क्वेश्चन इसमें बनता है कि भारत में निर्धनता के कारण बताओ। तो भारत में निर्धनता के कारणों को दो भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था का अल्पविकसित होना और सेकंड है आय का असमान वितरण। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है भारतीय अर्थव्यवस्था का अल्पविकसित होना, इसमें कुछ पॉइंट्स आएंगे जैसे कि राष्ट्रीय उत्पाद का निम्न स्तर बना हुआ है भारत में। सेकंड, विकास की जो दर है वो काफी कम है जिसके कारण से निर्धनता है। थर्ड, जनसंख्या का अधिक दबाव बना रहता है जिसके कारण से अधिक उत्पादन नहीं हो पाता, बल्कि जो उत्पादन होता है वो भोग में ही खर्च हो जाता है। और फोर्थ है पूंजी की अपर्याप्तता जिसके कारण से विकास जो है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता। तो ये है भारतीय अर्थव्यवस्था का अल्पविकसित होने के कारण। वहीं आय का असमान वितरण, भारत एक अल्पविकसित राष्ट्र है जिस कारण से यहाँ पर कुछ लोग जो धनी हैं उनके पास अधिक संपत्ति है और अन्य लोगों के पास संपत्ति नहीं है। इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में आय का असमान वितरण है जिस कारण से अर्थव्यवस्था अल्पविकसित है और यहाँ पर गरीबी बनी हुई है। तो ये दो प्रमुख कारण हैं भारत के अंदर गरीबी रहने के। अब भारत सरकार के द्वारा भारत में गरीबी को समाप्त करने के लिए कुछ निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए गए हैं जिसके माध्यम से गरीबी को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। और भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण सबसे पहले 1979 में किया गया और उसके बाद से लगातार अलग अलग समिति बनी। अभी जो लास्ट टाइम समिति बनी वो तेंदुलकर समिति थी जिसकी अनुशंसा के आधार पर भारत के अंदर गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है, जिसके आंकड़े ग्रामीण स्तर पर 814 रुपए और शहरी स्तर पर 1000 रुपए से कम जो व्यक्ति कमाता है प्रति माह उसे गरीबी रेखा के नीचे कहा जाता है। या ग्रामीण स्तर पर 2400 कैलोरी और शहरी स्तर पर 2100 कैलोरी का भोजन प्रति व्यक्ति करता है, अगर उससे कम करता है तो ऐसे लोगों को गरीबी रेखा के नीचे कहा जाता है। तो भारत में गरीबी मापने के दो मापदंड हैं, एक उपभोग कैलोरी के माध्यम से और दूसरा है आपका आय के माध्यम से। और अभी तेंदुलकर समिति के अनुसार गरीबी रेखा के मापन किया जाता है। इसके साथ साथ भारत में गरीबी रेखा या निर्धनता का जो आकलन है वो 1979 में शुरू हुआ,
भारत के अंदर सबसे पहले गरीबी को मापने का जो आकलन स्टार्ट किया वो दादा भाई नेहरू जी ने किया। दादा भाई नेहरू जी ने सर्वप्रथम भारत में निर्धनता रेखा से नीचे कितने लोग हैं इसका मापन प्रारंभ किया। भारत में वर्तमान समय में नीति आयोग के द्वारा गरीबी रेखा के आंकड़े प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो हमें मोटे तौर पर जाननी थी निर्धनता से संबंधित। अब हम बात करने जा रहे हैं कि सरकार के द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सबसे पहले सरकार के द्वारा समृद्धि आधारित दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके कार्यक्रम चलाया गया, यानी कि उत्पादन को बढ़ावा मिल जाए प्लस लोगों को रोजगार मिल जाए। तो इसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री रोजगार योजना यानी PMRY चलाई गई, जो कि 1993 में आरंभ हुई। सेकंड, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना SJSRY, जो कि 1 दिसंबर 1997 में प्रारंभ हुई। थर्ड, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम REGP, जो कि 1 अप्रैल 1995 में आरंभ हुई। इन तीनों ही योजनाओं के माध्यम से सरकार के द्वारा लोगों को स्वयं रोजगार क्रिएट करने के अवसर दिए गए। लेकिन आगे चल करके सरकार को लगा कि लोग रोजगार तो क्रिएट कर पा रहे हैं लेकिन न्यूनतम आवश्यकता की वस्तुएं उपलब्ध नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम दृष्टिकोण को अपनाया और इसके साथ साथ लोगों को कुछ अन्य प्रकार के आजीविका मिशन प्रारंभ करने का कार्य किया, जिसके अंतर्गत उसने कुछ अन्य योजनाएं चलाई, जैसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY, जो कि 1 अप्रैल 1999 में प्रारंभ हुई। फिफ्थ, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन NULM, जो कि 2013 में लागू हुआ। और 6, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी MG नरेगा, महात्मा गांधी नरेगा, जो कि वर्ष 2005 में लाया गया। तो इस तरीके से यह रोजगार सृजन पर आधारित अन्य प्रकार के कार्यक्रम थे। इसके बाद सरकार के दृष्टिकोण में और परिवर्तन आया और अब उसने निर्धनों की न्यूनतम जरूरतों को पूरा करना दृष्टिकोण को अपनाया, जिसके अंतर्गत वह लोगों को न्यूनतम आवश्यकताओं की वस्तुओं को उपलब्ध कराने का कार्य करने लगा। इसके लिए सरकार के द्वारा कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS सिस्टम, जो कि 1997 से पुनः लागू हुआ। यानी ये इससे पहले भी जारी था, लेकिन 1997 में इसका नामकरण जो है वो बदल दिया गया। उसके बाद 8वां है दोपहर यानी मध्याह्न का भोजन योजना, जिसे मिड डे मील कहा जाता है सामान्य भाषा में, और 1995 से ये लागू है। 9 है एकीकृत बाल विकास सेवाएं यानी ICDS, जो कि 1975 से लागू है और ये आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से संचालित की जाती है। 10वां है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, जिसमें पेंशन के माध्यम से सरकार वित्तीय सुविधाएं प्रोवाइड करती है डायरेक्टली निर्धन लोगों को। और 11वां है प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसके माध्यम से निर्धन लोगों के खाते खोले जा रहे हैं सरकार के द्वारा, और सरकार के द्वारा जो डायरेक्ट सब्सिडी है वो उनके खातों में सीधे दी जा रही है, जिससे कि उनको वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है। तो ये सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं जिससे उन्हें वित्तीय सुविधा प्राप्त होने के साथ साथ उनको न्यूनतम जरूरतों को भी पूरा करना दृष्टिकोण रखा जाता है। तो इस प्रकार से सरकार के द्वारा निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम को 3 स्तर पर लागू किया गया। सर्वप्रथम समृद्धि आधारित दृष्टिकोण, सेकंड निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम दृष्टिकोण, और थर्ड निर्धनों की न्यूनतम जरूरतों को पूरा करना दृष्टिकोण। अब क्वेश्चन यहाँ पर नेक्स्ट ये आता है कि भारत सरकार के द्वारा इन सभी प्रकार के कार्यक्रमों को चलाने के बावजूद भी भारत में अभी भी 21.9% निर्धन लोग रहते हैं। तो इसका कारण क्या है, यानी कि क्या ये कार्यक्रम निर्धनता को समाप्त करने के योग्य नहीं है या फिर इन कार्यक्रमों में कुछ कमियां हैं। तो इसी विषय को लेकर अगला प्रश्न बनता है कि निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों का आलोचनात्मक वर्णन करो। यानी कि सरकार के द्वारा इतने सभी प्रकार के कार्यक्रमों को चलाने के बावजूद भी निर्धनता अभी बनी हुई है, तो इसके कारण क्या है। तो निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम में निम्न कमियां देखने को मिलती हैं, जिसके कारण से
इनका सही प्रकार से कार्यान्वयन नहीं हो पाता और भारत में अभी भी निर्धनता बनी हुई है। तो इसमें पहली जो कमी है वो है जटिल कार्यविधि, जिसके अंतर्गत जो अधिकारीगण है वो स्वयं इनको नहीं समझ पाते कार्यक्रमों को और वह सही तरीके से इसका कार्यान्वयन नहीं करते। दूसरा है अधिकारी द्वारा संपन्न व्यक्ति को समर्थन, अधिकारी जो होते हैं वो संपन्न व्यक्तियों को ही इसका भागीदार मान लेते हैं और वह इनको ही इसका लाभ प्रोवाइड कराते हैं, जिसके कारण से भी निर्धन व्यक्ति तक इसकी पहुंच नहीं हो पाती। थर्ड है दूरस्थ क्षेत्र में पहुंच नहीं, जो दूरस्थ इलाके होते हैं वहां के जो लोग हैं उनको किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं होती, अधिकारी वहां जाना पसंद नहीं करते या किसी अन्य कारण से पहुंच नहीं पाते, जिसके कारण से उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलता और वह गरीबी रेखा के नीचे बने रहते हैं। और फोर्थ है निर्धन की स्पष्ट परिभाषा नहीं, यानी वर्तमान समय में निर्धन कौन व्यक्ति कहलाएगा इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। ऐसी स्थिति में जो संपन्न व्यक्ति है जिसके पास सही प्रकार की कागजात अन्य कागजी जो पत्र होने चाहिए वह सभी उपलब्ध होने के कारण से वह ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इन कार्यक्रमों से लाभ उठा लेते हैं और जो निर्धन व्यक्ति है जिस तक यह सुविधा वास्तव में पहुंचनी चाहिए वहां तक उपलब्ध नहीं हो पाती, जिसके कारण से वह व्यक्ति सदैव निर्धन बना रहता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके कारण से भारत में जो सरकारी कार्यक्रम है वह सही प्रकार से कार्यान्वित नहीं हो पा रहे, जिसके कारण से वर्तमान समय में भी निर्धनता बनी हुई है। तो इत्यादि प्रकार के प्रश्न और उत्तर हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर स्टडी करने हैं। तो आज ये हमारी एक इंट्रोडक्शन क्लास थी जिसमें मैंने आपको ये बताया कि निर्धनता क्या है, इसके प्रकार, निर्धनता के कारण, निर्धनता को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम और इन कार्यक्रमों को चलाने के बावजूद भी भारत में निर्धनता बनी हुई है, यानी कि इन कार्यक्रमों का आलोचनात्मक वर्णन। तो ये हमारे मुख्यतः जो मुख्य प्रश्न है वो थे और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से इसके क्वेश्चन और आंसर्स को लगातार डिस्कस करते जाएंगे, जो कि अभी हमने पढ़ा है। इन क्वेश्चंस को वाइडली यानी बड़े स्तर पर एकदम कंप्लीटली स्टडी करेंगे, जिससे कि आप लोग इसको आसानी से याद कर सकें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप लोग इस वीडियो को वॉच करें ताकि आप लोग इसको एक पूर्ण इंट्रोडक्शन समझ पाएं, ताकि आने वाले जो हमारे प्रश्न उत्तर होंगे उनको आप इजीली आसानी से समझ पाएंगे और कुछ अन्य फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करें ताकि वो लोग भी इस विषय को अच्छी प्रकार से समझ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।